साथियों नमस्कार। आज हम फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 कल किया था। आज जो रिमेनिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज हमने करने हैं। फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स, बेसिकली फॉरेक्स में अकाउंट्स, और एनआरआई या फॉरेनर्स जो इंडियन करेंसी में अकाउंट खोल सकते हैं, जहाँ फॉरेनर्स या एनआरआई या इंडियन रेजिडेंट्स फॉरेन करेंसी में जो अकाउंट खोल सकते हैं, उन अकाउंट्स की कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर टाइम ने अलाउ किया तो लेटर ऑफ क्रेडिट की भी चर्चा करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, यूपीसी यूसीपी 600 की भी चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा रखे हैं, घंटे से हो सकता है ऊपर हो जाए। मेरी इच्छा तो ये थी स्टार्टिंग से, जैसे मैंने कोशिश की थी कि 3 घंटे डेली का, लेकिन वो मैंने देखा साथियों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। 3 घंटे का डेली देख नहीं पा रहे थे, तो सब मैंने फिर नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए और कोशिश करेंगे। एग्जाम कोशिश नहीं है, वो एग्जाम तक ही लेके जाएंगे, इसको डेली करेंगे। कोशिश करेंगे सिलेबस सारा कवर हो जाए, लेकिन सारा शायद ना कवर हो पाए, लेकिन देखते हैं जितना मैक्सिमम कवर हो पाएगा। आज फॉरेक्स पार्ट 2 में अब करते हैं। आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एफसीएनआर वी अकाउंट्स सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद करेंगे ईएफसी एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, फिर रेजिडेंट आरएफसी अकाउंट, आरएफसी डी अकाउंट्स, फिर एनआरई, एनआरओ, एसएनएनआर, रिसेंट आरबीआई गाइडलाइन पर्टेनिंग टू दीज टॉपिक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड यूसीपी 600। सबसे पहले हम एफसीएनआर वी अकाउंट की चर्चा करेंगे। एफसीएनआर वी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक स्कीम, बेसिकली जो एनआरआई है एंड पीआईओ, जो हमने कल के सेशन में किया था कि एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होते हैं। एनआरआई एंड पीआईओ परमिटेड है ओपन एंड मेंटेन दीज टाइप ऑफ अकाउंट्स विद ऑथराइज्ड डीलर्स एंड बैंक्स ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक टू मेंटेन सच अकाउंट्स। सो जो आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड बैंक्स हैं, उनके पास इस तरह के अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट खोले जा सकते हैं, या ऑथराइज्ड डीलर के पास। डिपॉजिट किसी भी परमिसिबल करेंसी में, करेंसी परमिसिबल करेंसी डिफाइन की हुई है रिजर्व बैंक द्वारा, उन परमिसिबल करेंसी में, किसी भी परमिसिबल करेंसी में डिफाइन एफसीएनआर अकाउंट खोला जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है टेनर कितने साल की होगी या कितने पीरियड की होगी एफडीआर। एक तो ये सिर्फ एफडीआर के फॉर्म में हो सकता है। एफसीएनआर वी अकाउंट है, सिर्फ एंड सिर्फ सेविंग अकाउंट में नहीं हो सकता। सिर्फ एंड सिर्फ एफसीएनआर बी जो अकाउंट है टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में होगा, इवन आरडी भी नहीं होगा, टर्म डिपॉजिट होगा। टेनर कहता हूं अपना है मिनिमम 1 ईयर, 1 साल, मैक्सिमम 5 ईयर। 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक इसका टेनर होगा। ठीक है। कोई भी एक्सेप्ट या रिन्यू नहीं करेगी एफडीआर 5 साल से ज्यादा। बैंक आरडी अकाउंट भी नहीं खोलेगी, 1 साल से कम भी नहीं खोलेगी। सो टेनर ऑफ एफसीएनआर बी अकाउंट 1 साल से 5 साल तक का है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या सीलिंग है, इसके ऊपर हम उसकी चर्चा करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 1 साल से 3 साल तक का जो है डिपॉजिट, उसमें ओवरनाइट अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, जो ओवरनाइट अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है रिस्पेक्टिव करेंसी का, +250 बेसिस पॉइंट। ये ओवरनाइट अल्टरनेट रेफरेंस रेट कौन देता है? हमने पिछले एक सबसे पहले सेशन में 27 तारीख वाले में किया था कि फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, डिफरेंट बैंक आईबीए की और डिफरेंट फेडाई वगैरह की, FIMMDA की, तीनों की कंपनी है, जो कि रेफरेंस रेट्स देती है मनी मार्केट के, फॉरेक्स मार्केट्स के। सो ये फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ओवरनाइट अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट देता है। रिस्पेक्टिव करेंसी का जो रेट है +250 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम हो सकता है 1 साल से 3 साल के डिपॉजिट का। सो बैंक्स फिक्स कर सकते हैं 1 साल से 3 साल तक के डिपॉजिट का मैक्सिमम रेट होगा ओवरनाइट अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट +250 बेसिस पॉइंट। अब अगर 3 साल से ऊपर 5 साल तक कोई दो 3 साल से 5 साल तक की ओवरनाइट अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट +350 बेसिस पॉइंट। 350 बेसिस पॉइंट का मतलब 3.5%। एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01। बेसिस पॉइंट क्या होता है, ये भी बड़ा फॉरेक्स मनी मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट्स में इसकी मेंशन आता है। एग्जामिनेशन में भी एक कद बार आया है कि बेसिस पॉइंट क्या होता है। सो 350 बेसिस पॉइंट या 3.5% अल्टरनेटिव रेफरेंस के ऊपर 3 साल से 5 साल तक के एफडीआर का रेट दिया जा सकता है।
अब बात करते हैं कि एफसीएनआर अकाउंट्स में, एफसीएनआर डिपॉजिट्स में अकाउंट की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। कैलकुलेशन एक तो डिफरेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। 360 डेज टू ए ईयर, एक साल में 360 डे मान के चलता है सिस्टम। एफसीआर बी के केस में जब डिपॉजिट करते हैं 360 डेज को एक ये 1 ईयर मान के चलता है। 360 डेज के का इंटरेस्ट है जो 1 ईयर का इंटरेस्ट 360 डेज में ही दे देता है। इसका जो कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट एंड पे किया जाता है 180 डेज की पीरियोडिसिटी पे। ठीक है, 180 डेज, उसके बाद अगर रिमेनिंग नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, सो 180 डेज की पीरियोडिसिटी होती है। इंटरवल जो 180 डेज के होते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाएंगे लास्ट टर्मिनल। सो पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज 180 डेज। साथ के साथ इंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं, और अगर डिपॉजिटर चाहता है क्यूमुलेटिव एट द एंड ऑफ डिपॉजिट लेना है तो वो क्यूमुलेटिव भी ले सकता है, लेकिन कंपाउंडिंग अकॉर्डिंगली ही 180 डेज के इंटरवल पे ही कंपाउंडिंग होगी, 180 डेज पे ही उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ये डिफरेंट है। जो नॉर्मल डोमेस्टिक अकाउंट्स है उसमें हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग करते हैं। एफसीआर बी में कैलकुलेशन और पेमेंट और वी कैन से कंपाउंडिंग 180 डेज के इंटरवल पे होती है, और 360 डेज को ईयर माना जाता है एफसीआर बी के केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की डेथ होगी एफसीआर बी में, तो डेथ के केस में क्या क्या गाइडलाइन है पेमेंट की, ये भी डोमेस्टिक से थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर मेच्योरिटी पे डिपॉजिट को पे किया जाता है तो इंटरेस्ट शैल बी पेड एट द कंट्रैक्टेड रेट, उसमें तो कोई इशू नहीं है, कोई रौला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। अगर मेच्योरिटी पे पेमेंट करेंगे उसके लीगल हेड को एज पर कॉन्ट्रैक्टेड रेट, जो एफडीआर चल रही थी, एफसीआर भी चल रहा था, उसके बेसिस पे उसको पेमेंट हो जाएगी। लेकिन इफ द डिपॉजिट इज क्लेम्ड बिफोर द मेच्योरिटी डेट, अगर मेच्योरिटी डेट से पहले आ जाते हैं लीगल हेयर, इंटरेस्ट शैल बी पेड नॉट एट द कंट्रैक्टेड रेट बट एट द रेट एप्लीकेबल टू द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट एक्चुअली रिमेन्ड विद द बैंक एंड विदाउट चार्जिंग एनी पेनल्टी। सो अगर 5 साल की एफडीआर बनी थी, 2 साल के बाद उसके लीगल हेयर आ गए कि उसकी डेथ होगी, हमें पेमेंट कर दीजिए, 2 साल के बाद उसको पेमेंट हो जाएगी। लेकिन उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रैक्ट रेट नहीं मिलेगा, जो 2 साल का रेट था वही रेट मिलेगा। 2 साल वाला रेट मिलेगा और 2 साल का ही रेट मिलेगा, 2 साल वाला और 2 साल का। ठीक है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम, मतलब 2 साल में जो एप्लीकेबल था वो मिलेगा। नेचुरली जब डिपॉजिट 2 साल रहा है तो 2 साल का ही रेट मिलेगा, 5 साल का तो कैसे मिल जाएगा। अब बात करते हैं, एक तो हो गया था मेच्योरिटी पे। अब बात करते हैं कि डिपॉजिटर अगर मेच्योरिटी डेट से, डिपॉजिट की मेच्योरिटी से पहले डेथ होगी, लेकिन डिपॉजिट मेच्योरिटी के बाद क्लेम करने आए लीगल हेयर, तो जहां तक तो सवाल है कंट्रैक्टेड पीरियड का, उस कंट्रैक्टेड पीरियड में तो कंट्रैक्टेड रेट टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, जैसे कि हमने पहले कंडीशन में, इस कंडीशन में हमने किया था, वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है, सिंपल इंटरेस्ट एट द एप्लीकेबल रेट ऑपरेटिव ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी फॉर द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट रिमेन्ड विद द बैंक बियॉन्ड द डेट ऑफ मेच्योरिटी। बियॉन्ड द डेट ऑफ मेच्योरिटी अगर डिपॉजिट हमारे पास रहा, जो सिंपल रेट मिलेगा बियॉन्ड द डेट ऑफ मेच्योरिटी, सिंपल रेट एप्लीकेबल रेट जो ऑपरेटिव था, कौन सी डेट को, मेच्योरिटी की डेट को। मेच्योरिटी तक तो कंट्रैक्टेड रेट, मेच्योरिटी के बाद जितना पीरियड निकल गया उस डेट को जो ऑपरेटिव रेट था, मेच्योरिटी की डेट को जितना पीरियड निकला उस पीरियड का जो ऑपरेटिव रेट है उस रेट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर डेथ ऑफ डिपॉजिटर आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी होती है, मेच्योरिटी के बाद डेथ होती है, तो इंटरेस्ट रेट ऑपरेटिव ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग हेल्ड अंडर आरएफसी। चलिए, इसका मतलब क्या है कि अगर डेथ उसकी बाद में हो जाती है, इसका मतलब ये है कि जब डिपॉजिट मेच्योर हुआ तो डिपॉजिटर हमारे पास पेमेंट लेने आ सकता था, लेकिन नहीं आया, उसके बाद उसकी डेथ हुई। इससे पिछले वाले केस में तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट किया था, मेच्योरिटी तक तो कंट्रैक्टेड रेट दिया था, उसके बाद एफडी का जो रेट था, डेट ऑफ मेच्योरिटी से लेके पेमेंट की डेट तक का एफडीआर का जो रेट था वो दिया था। लेकिन जिस उस केस में डेथ पहले हुई हुई थी, जिस केस में डेथ बाद में हुई, क्योंकि डेथ बाद में हुई तो ये माना जाता है कि जब डेथ बाद में आए हुई तो डिपॉजिटर खुद लेने आ सकता था, खुद नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा बेनिफिट इसमें कम कर दिया। सो इसमें डेट ऑफ मेच्योरिटी से लेके सेविंग डिपॉजिट का जो रेट था अंडर आरएफसी, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में, और आगे हम करेंगे रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है, आरएफसी अकाउंट में जो सेविंग का रेट है वो रेट पे मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ मेच्योरिटी टिल द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है,
अगर क्लेमेंट्स रेजिडेंट्स हैं, मेच्योरिटी प्रोसीड को कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में मेच्योरिटी के डेट पे कन्वर्ट कर देंगे। इंटरेस्ट पे किया जाएगा फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड एट द रेट एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट ऑफ ए सिमिलर मेच्योरिटी। अगर क्लेमेंट्स रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मेच्योरिटी तक तो वही मिलेगा, मेच्योरिटी के बाद डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट में कन्वर्ट करके डोमेस्टिक वाला रेट मिलेगा। तो अगर हम इसको सम अप करें, अगर तो मेच्योरिटी पे पेमेंट करते हैं, डेथ हो जाती है, पहले हो जाए बाद में हो जाए, मेच्योरिटी पे पहले ही होएगी, मुझे मेच्योरिटी पे पेमेंट कर दी तो एट द कंट्रैक्टेड रेट हम उसको पेमेंट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिपॉजिट मेच्योरिटी डेट से डिपॉजिट क्लेम पहले किया जाता है तो इंटरेस्ट शैल बी पेड नॉट एट द कंट्रैक्टेड रेट बट एट द रेट एप्लीकेबल फॉर विच द डिपॉजिट रिमेन्ड विद द बैंक एंड विदाउट चार्जिंग एनी प्रीपेमेंट पेनल्टी। अगर डिपॉजिट पहले लेने आ जाता है उसके लीगल है तो उसको रेट जितना पीरियड बैंक के पास पैसा रहा उस पीरियड का जो रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी पीरियड का मिलेगा, इंटरेस्ट भी उतने पीरियड का रहेगा जितना पीरियड बैंक के पास पैसा रहा। तीसरा है, अगर मेच्योरिटी से पहले बंदा की डेथ होगी लेकिन लीगल हेयर बाद में लेने आते हैं, पहले डेथ हो गई थी बाद में लेने आएंगे, क्योंकि कई बार क्या है, हम ये मान के चलो कि उसको डेथ सर्टिफिकेट लेने में, फॉर्मेलिटी पूरा करने में टाइम लग गया, उनका कसूर बेसिकली कसूर नहीं था, हम ये मान के चल लो, उस केस में मेच्योरिटी तक उसको पूरा रेट मिलेगा जो कंट्रैक्टेड था। मेच्योरिटी के बाद भी जो मेच्योरिटी की डेट को एप्लीकेबल रेट था उससे लेके डेट ऑफ पेमेंट तक एफडीआर का रेट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट एप्लीकेबल, सिंपल मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अब चौथी पोजीशन है डेथ डेट ऑफ मेच्योरिटी के बाद हुई, तो बाद में जिस केस में डेथ हुई तो इंटरेस्ट रेट कंट्रैक्टेड रेट मेच्योरिटी तक तो मिल ही गया, उसके बाद उसको आरएफसी वाला रेजिडेंट फॉरेन करेंसी वाला सेविंग फंड रेट मिलेगा। तो जिसमें डेथ बाद में होती है उसमें थोड़ा सा कम मिलता है, एफडी वाला नहीं मिलेगा, सेविंग मिलेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि वो जिंदा जी जब ही वाज अलाइव ही कुड हैव कम टू द बैंक टू गेट द डिपॉजिट रिन्यूड मैच्योर्ड और डन एनीथिंग। इन केस ऑफ क्लेमेंट्स और रेजिडेंट्स मेच्योरिटी प्रोसीड कन्वर्ट कर दिए जाएंगे इंडियन रुपीज में मेच्योरिटी पे, उसके बाद इंडियन डिपॉजिट्स का जो सिमिलर मेच्योरिटी का जो रेट है वो उसको मिलेगा। अब बात करते हैं हम जो एससीएनआर बी डिपॉजिट्स उन एनआरआई के जो इंडिया में वापस आ गए, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की क्या प्रावधान है। जो परमानेंट सेटलमेंट के लिए इन बैंक्स की डिस्क्रिप्शन है कि मेच्योरिटी तक को कॉन्ट्रैक्ट डेट चलते रहना, चलते रख सकते हैं एफसीएनआरबी को। जब कोई एनआरआई इंडिया में वापस आ गया तो जो चलती हुई एफडीआर है मेच्योरिटी तक एज इट इज रख सकता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल टू एफसीएनआरबी शैल कंटिन्यू, ठीक है। सच डिपॉजिट शैल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट डिपॉजिट फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट होल्डर टू इंडिया। तो इस तरह के डिपॉजिट को डेट ऑफ रिटर्न से के बाद तक से रेजिडेंट डिपॉजिट माना जाएगा। रेजिडेंट डिपॉजिट का मतलब ये हो गया बेसिकली उसके ऊपर जो टैक्स की इम्प्लीकेशन है, क्योंकि एफसीएन और बी डिपॉजिट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है, लेकिन उस जब वो रेजिडेंट बन गया उसके बाद वो टैक्स के दायरे में भी आ जाएगा। फॉर ऑल पर्पज रेजिडेंट डिपॉजिट उसको माना जाएगा, रहेगा वो एफसीएनआर में, फॉरेन करेंसी में ही रहेगा, लेकिन रेजिडेंट डिपॉजिट मान लिया जाएगा उसके जब वो वापस आ गया, वापस आने मतलब रेजिडेंट बन गया उस डेट से लेके जिस डेट से वो पेमेंट कर रहे हैं। मेच्योरिटी पे एफसीएन डिपॉजिट मेच्योरिटी पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा रेजिडेंट रुपी डिपॉजिट अकाउंट में या आरएफसी अकाउंट में, अगर वो एलिजिबल है, एट दी ऑप्शन ऑफ द अकाउंट होल्डर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन न्यू डिपॉजिट रुपी अकाउंट और आरएफसी अकाउंट शैल बी द रेलेवेंट रेट जो इस तरह के डिपॉजिट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो जब नेट रिजल्ट ओवरऑल, अब इसको हम फिर सम अप करते हैं, जब कोई एनआरआई वापस इंडिया में आ जाता है मेच्योरिटी तक वही रेट बैंक का अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के डिपॉजिट को जिस दिन वो वापस आया उस दिन से लेके पेमेंट तक फॉर ऑल पर्पज रेजिडेंट डिपॉजिट माना जाएगा। मेच्योरिटी के बाद उसको रेजिडेंट रुपी डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा मेच्योरिटी पे, या रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में अगर वो एलिजिबल है। कौन एलिजिबल है वो आगे हम चर्चा करेंगे, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी। सो मेच्योरिटी के बाद या तो उसको रुपी डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे या आरएफसी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में अगर वो एलिजिबल है, फिर उसको नए डिपॉजिट पे मेच्योरिटी के बाद आरएफसी वाला या रुपी डिपॉजिट वाला भी एज द केस में भी इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये इंटरेस्ट की गाइडलाइन है एफसीएनबी की, आपको बाहर से इंडियन एनआरआई वापस इंडिया में आता है।
अब बात करते हैं कन्वर्शन ऑफ एफसीआर वी डिपॉजिट ऑफ रिटर्निंग इंडियन टू आरएफसी अकाउंट या रेजिडेंट रुपी अकाउंट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो, किस तरह पे करेगा। अभी हमने पिछले स्लाइड में किया ना कि जब वापस आएगा मेजोरिटी तक तो रह जाएगा एफसीआर बी में, उसके बाद उसको आरएफसी में या रुपी डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एज पर हिज एलिजिबिलिटी। अब उसमें जब कन्वर्ट किया तो इंटरेस्ट रेट का क्या प्रावधान है। Bank shall pay interest at the time of conversion of FCNR V deposit account into RFC or rupee deposit account, even if the deposit has not completed the minimum maturity period। देखो हमने पीछे किया था, जब वो वापस आ गया, कन्वर्ट करना है एफसीएनआर बी से को कहते ही कन्वर्ट कर दो, मैं तो वापस आ गया कन्वर्ट करना है, रिटर्न होके आ गया इंडिया में, एफसीएनआर बी को रखना नहीं चाहता, वो एफसीएनआर बी में भी नहीं रखना चाहता, ठीक है। क्योंकि आरएफसी में कन्वर्ट कर दो या रेजिडेंट रुपये अकाउंट में। जबकि एफसीआर बी की गाइडलाइन है कि मिनिमम डिपॉजिट का टेन्योर 1 साल है, 1 साल से पहले अगर प्रीमेच्योर कैंसिल होती है तो कोई ब्याज नहीं दिया जाता नॉर्मली। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर वो 1 साल से कम भी रहा है डिपॉजिट, इवन इफ द डिपॉजिट हैज नॉट कंप्लीटेड द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर होता है मिनिमम टेन्योर, ऐसे केस में उसको इंटरेस्ट रेट सेविंग वाला, जो आरएफसी में सेविंग वाला रेट है आरएफसी अकाउंट्स में, वो रेट मिल जाएगा। सो अगर अपने रिटर्निंग इंडियन का एफसीआर बी अकाउंट रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में कन्वर्ट किया है तो उस केस में उसको इंटरेस्ट देना है। नॉर्मल केस में तो हम 1 साल से पहले इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन ऐसे केस में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, जो सेविंग वाला रेट है आरएफसी का, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी का। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल की एफसीआर बी अकाउंट्स की, ठीक है। प्रीमेच्योर विड्रॉल एफसीआर बी अकाउंट्स की बैंक्स कस्टमर की रिक्वेस्ट पे अलाउ कर सकते हैं। अगर प्रीमेच्योर डिपॉजिट 1 साल से पहले होता है मिनिमम स्टिपुलेटेड पीरियड से, मिनिमम स्टिपुलेटेड पीरियड क्या है आज की डेट में, 1 साल, तो 1 साल से पहले अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल होती है तो कोई इंटरेस्ट उसको पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर वो प्रीमेच्योर किसी हालात में की जाती है, जैसे रिटर्न कर रहा है इंडिया में, वापस होके आ रहा है, आरएफसी में कन्वर्ट हो रहा है या रेजिडेंट रुपये अकाउंट में कन्वर्ट हो रहा है, उस केस में उसको आरएफसी वाला आरएफसी कन्वर्ट होता है, आरएफसी वाला रेट, सेविंग वाला रेट मिल जाएगा। अदरवाइज प्रीमेच्योर कैंसिलेशन होती है एफसीआर बी अकाउंट की तो 1 साल से पहले कोई इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉरेन करेंसी अकाउंट, कौन सा, एक्सचेंज अर्नर्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो बेसिकली जो पिछला अकाउंट था एफसीआर बी, वो बेसिकली एनआरआई और पीआईओ खोल सकते हैं। लेकिन ईएफसी किसके लिए, जो एक्सचेंज अर्नर, बेसिकली इंडियन जो है एक्सचेंज अर्नर जो है, एक्सचेंज अर्न करते हैं, जिसमें एक्सपोर्टर आ गए या फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं जो, सो ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इसमें जो एफसीआर बी था नॉन रेजिडेंट खोल सकता था, और कौन खोल सकता था, पीआईओ खोल सकता था। ईएफसी अकाउंट है जो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये कौन खोल सकता है, रेजिडेंट इंडियन। कौन सा, कौन से प्रोसीजर जिसमें अकाउंट में क्रेडिट हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स, एडवांस रेमिटेंस रिसीव्ड बाय एन एक्सपोर्टर और प्रोफेशनल अर्निंग एटसेट्रा। एक्सपोर्टर के पास एडवांस रेमिटेंस आ गई या उसकी प्रोफेशनल अर्निंग है, मतलब इस तरह का जो पैसा उसके पास आ गया, फॉरेन करेंसी में आया, उसको वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में अकाउंट खोल सकता है। बेसिकली ये क्या प्रावधान इसलिए रखा गया है कि फॉरेन करेंसी आ गई, कई बार उसको ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाती है, या जहाँ उसको एक्सपोर्ट करना है माल, एक्सपोर्ट करने के लिए उसके कुछ रॉ मटेरियल उसको इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है, उस इंपोर्ट की पेमेंट करनी पड़ सकती है, कन्वर्शन चार्जेस को बार बार ना लगे, रिपीटेडली ना पे करने पड़े। सो एक्सपोर्टर जो है या फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग वाले हैं, उनको एक टेम्परेरी रिलीफ दिया है कि एक्सचेंज अर्नर जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन वो करंट अकाउंट किस फर्म का होगा, करंट अकाउंट के फॉर्म में होगा, अकाउंट विल बी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग। एक तो इसकी ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है उसकी, जिस दिन वो पैसा आया उससे अगले महीने, मतलब किसी भी डेट को 18 को आ गया, 18 जनवरी को आ गया, तो अगले 28 फरवरी नेक्स्ट महीने की, नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट से पहले पहले इस पैसे को उसको रुपये में कन्वर्ट करना है। सम टोटल ऑफ अक्रूवल इन द अकाउंट ड्यूरिंग ए कैलेंडर मंथ should be converted into rupees on or before the last day of the succeeding calendar month। लास्ट डे से
पहले अगले महीने की उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो टेम्पररी, एक तरह से ये टेम्पररी रिलीफ दे दिया कि किसी के पास अर्निंग आई एक्सपोर्ट का, एडवांस रिसीट आ गई मान लो, उसके बाद उसने एक्सपोर्ट करना है, तो बजाय इससे कि सपोज कर लो उसको हो सकता है एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ इंपोर्ट भी करना पड़े, तो पहले तो वो फॉरेन एक्सचेंज बैंक को दे बेचे, उसके बाद खरीदे, उसको दो जगह के चार्जेस पड़ गए, बेचने के खरीदने के, मार्जिन दो जगह का पड़ गया, कन्वर्शन चार्जेस दो जगह के बढ़ गए। सो इसको बचाने के लिए उसको एक रिलीफ दिया गया है, जो एक्सचेंज अर्नर है फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी पीरियड का रिलीफ है। या वो अक्रूवल जो आई पूरी एक महीने में, जिस महीने में अक्रूवल जो आई, उसके अगले महीने के एंड से पहले पहले, लास्ट डेट से पहले पहले उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा रुपीज में। ये गाइडलाइन है ईएफसी अकाउंट की, एक्सचेंज जनरल फॉरेन करेंसी अकाउंट की। कौन खोल सकता है? जो एक्सचेंज जनरल हैं, जो रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, टेम्परेरी है, करंट अकाउंट के फॉर्म में, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस जो डिपॉजिट्स है ईएफसी अकाउंट है, इसके ऊपर कोई लोन नहीं मिलेगा, कोई लेन नहीं हो सकता, कोई फंड बेस्ड नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी नहीं हो सकती अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ बैलेंसेज इन दीज एक्सचेंज जनरल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। इन ईएफसी अकाउंट्स की सिक्योरिटी के ऊपर किसी तरह का कोई लोन, किसी तरह की इसकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये जो बैलेंस है इसका, या तो नेक्स्ट मंथ के एंड से पहले पहले अपने कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज में। अगर कन्वर्ट या ये एनआरई या एफसीएनआर बी अकाउंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उस समय वो एक्सचेंज अर्नर का स्टेटस चेंज हुआ। कई बार क्या होता है, एक्सचेंज अर्नर पहले डोमेस्टिक रेजिडेंट है, इन द मीन टाइम वो बाहर चला गया, उसका स्टेटस चेंज होकर एनआरई अकाउंट के लिए या एफसीएनआरबी अकाउंट के लिए वो एलिजिबल हो गया। अगर उसका स्टेटस चेंज हो जाता है तो ईएफसी अकाउंट में जो पैसा है, इसको रुपये में कन्वर्ट करवाने की जगह वो एनआरई अकाउंट में भी कन्वर्ट करवा के करा सकता है, या एफसीएनआरबी अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है, कंसिक्वेंट अपॉन द चेंज ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर वो रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट स्टेटस बन जाता है, उसी केस की बात कर रहे हैं। सो ईएफसी में एक्सचेंज अर्नर का अगर स्टेटस चेंज हो जाता है, वो रेजिडेंट बन जाता है, तो वो इस पैसे को एफसीएनआर बी में भी कन्वर्ट कर सकता है। अदरवाइज इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ, कैलेंडर मंथ के, मतलब नेक्स्ट मंथ के एंड से पहले पहले इसको रुपी में इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा ईएफसी अकाउंट को। ईएफसी अकाउंट सिर्फ करंट अकाउंट के फॉर्म में होगा, इसके ऊपर किसी तरह का कोई लेन नहीं मार्क हो सकता, इसके ऊपर कोई फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी इस डिपॉजिट के अगेंस्ट, इस डिपॉजिट को सिक्योरिटी रख के नहीं दी जा सकती। ये सिर्फ करंट अकाउंट के फॉर्म में होगा। सो ये आपने देख लिया एफसीएनआर बी अकाउंट, जो रेजिडेंट खोल सकते हैं, सॉरी नॉन रेजिडेंट खोल सकते हैं या पीआईओ खोल सकते हैं। ठीक है, उसका सिर्फ एफडीआर के फॉर्म में खोल सकते हैं, 1 साल से 5 साल तक खोल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट भी हमने देख लिए, रेफरेंस रेट से 250 बेसिस पॉइंट अगर 3 साल तक का, 1 साल से 3 साल तक का, उसके ऊपर 350 बेसिस पॉइंट ऊपर, 1 साल से 5 साल तक है। उसकी प्रीमेच्योर की गाइडलाइन हमने कवर कर ली। अगर उसकी डेथ हो गई, उसकी पीरियोडिसिटी भी हमने 360 दिन को 1 साल माना जाता है, 180 दिन की पीरियोडिसिटी पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, वो भी हमने कर लिया। रिटर्न होकर इंडिया में आता है आदमी, उस अकाउंट पैसे को कैसे कैसे करना है, मेच्योरिटी तक को वही पे करेंगे, इंटरेस्ट उसके बाद कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे, डेथ के केस में कैसे पे करेंगे, रिटर्न होकर इंडिया में आता है तो कैसे पे करेंगे, इस सब की हमने चर्चा करी। अब हमने एक्सचेंज रेट फॉरेन करेंसी की भी चर्चा करी। अब नेक्स्ट हम करेंगे चर्चा आर आरएफसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट की। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, ये भी रेजिडेंट्स के जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट रेजिडेंट्स का होता है। ठीक है, रेजिडेंट इन इंडिया जो है, रेजिडेंट इन इंडिया इज परमिटेड टू ओपन आरएफसी अकाउंट विद एन ऑथराइज्ड बैंक आउट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड बाय हिम एज, किस तरह जैसे तो ज्यादा को पेंशन आई हो, जो सुपरएनुएशन बेनिफिट आए हों, जहाँ कोई एसेट जब वो बाहर था, नॉन रेजिडेंट था कोई आदमी, अब वो रेजिडेंट बन गया, जब वो नॉन रेजिडेंट होता था उस समय उसने कोई एसेट एक्वायर किए थे या इनहेरिट किए थे बाहर के किसी बंदे से, रेजिडेंट से, या रिपेट्रिएट मतलब कर ले उसने इंडिया में, या उसने कोई मतलब इस तरह के फंड, बेसिकली पेंशन के, रेगुलर सुपरएनुएशन फंड के, या कोई इनहेरिट होके उसके पास आए आए थे, अब वो इंडिया में ले आया पैसे क्योंकि वो उसका स्टेटस चेंज होके रेजिडेंट बन गया, तो उस आदमी को ये परमिशन है कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट आरएफसी अकाउंट, फॉरेन करेंसी में आरएफसी अकाउंट खोल सकता है, रख सकता है। इसमें आरएफसी अकाउंट में जो बैलेंस है, इसके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिपेट्रिएशन फ्रीली अलाउड है, कोई यूटिलाइजेशन भी कैसे भी कर सकता है इस फंड की।
ये जॉइंट अकाउंट में भी रखा जा सकता है रेजिडेंट इंडियन के साथ, लेकिन फॉर्मर सर्वाइवर रहेगा। तो जो रेजिडेंट इंडियन है जॉइंट अकाउंट होल्डर लाइफ टाइम में सर्वाइवर के तौर पे ही रहेगा जॉइंट होल्डर, लेकिन अकाउंट ऑपरेट वही करेगा जो मेन अकाउंट होल्डर है। बैलेंसेज एनआरई अकाउंट में या एफसीएनआर-बी अकाउंट में जो थे वो आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं जब बंदे का स्टेटस एनआरई या पीआईओ से मतलब एनआरई का मेनली होता है, पीआईओ में कम एप्लीकेबल होता है। हो सकता है वो पीआईओ भी दोबारा वापस से इंडियन रेजिडेंट बन जाए, इंडियन पासपोर्ट एक्वायर कर ले, लेकिन प्रैक्टिकली कम होता है। एनआरई का हो जाता है क्योंकि एनआरई के पास पासपोर्ट इंडियन होता है, पीआईओ के पास पासपोर्ट बाहर का होता है। एनआरई अकाउंट का बैलेंस या एफसीएनआर-बी का बैलेंस आरएफसी में क्रेडिट किया जा सकता है जब उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट और पर्सन से रेजिडेंट बन जाए। सो जब उसका स्टेटस एनआरआई था, जब पीआईओ था जो फॉरन एफसीएनआर अकाउंट रख सकता था या एनआरई अकाउंट रख सकता था, जैसे उसका स्टेटस चेंज हुआ उस अकाउंट को आप आरएफसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया आल्सो कोई पेंशन मिलती है उसको, सुपरनेशन बेनिफिट मिलते हैं, उसको भी वो आरएफसी अकाउंट में रख सकता है। सो उसको ये बेनिफिट दिया गया है, जो रिटर्निंग कह लो एक तरह से बाहर से आया, बाहर से वापस आया, जहाँ बाहर वापस आया सुपरनेशन पेंशन बेनिफिट भी उसी को मिलेंगे ना, जो एसेट्स उसने अक्वायर किए थे बाहर, उसके उस एसेट्स को सेल करके रिपेट्रिएट करके इंडिया में लेके आया। तो इस तरह के पैसे को हम उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाते, कोई किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, रिस्ट्रिक्शन नहीं, उसको फॉरेन करेंसी में अलाउड है। ठीक है, सेविंग फंड में भी, एफडी में भी, करंट में भी, किसी में भी रख सकता है। तो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट रेजिडेंट्स का होता है, उन रेजिडेंट्स का होता है बेसिकली जो वापस आए, जो वहां के फंड हैं, वो उसको फैसिलिटी दी गई है कि आपने फंड को आरएफसी अकाउंट में, सेविंग में, एफडी में या करंट में रख सकता है। ये रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है, रहेगा फॉरेन करेंसी में, लेकिन बंदा रेजिडेंट है, उसके पास बाकी सारी गाइडलाइन रेजिडेंट वाली रहेंगी, लेकिन रिपेट्रिएशन अलाउड होएगी, तो बंदिश उसके ऊपर यूटिलाइजेशन की नहीं रहेगी। एक रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डी, आरएफसी डी अकाउंट होता है। ये कौन सा है? आरएफसी अकाउंट और आरएफसी डी में थोड़ा सा डिफरेंस है। आरएफसी डी तो उस बंदे का था जो वापस आया था। रेजिडेंट इंडिविजुअल ये नॉर्मली शुरू से ही जो बेसिकली रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डी अकाउंट खोल सकता है, आरएफसी डी अकाउंट खोल सकता है। ये रेजिडेंट इंडिविजुअल में ओपन आरएफसी डी अकाउंट टू रिटेन इन ए बैंक अकाउंट द फॉरेन एक्सचेंज, जो उसने फॉरेन करेंसी अक्वायर की थी बाहर के सोर्स, जब वो बाहर गया था उसको कोई पेमेंट मिली बाहर, कोई बिजनेस ट्रिप पे गया, विजिट अब्रॉड की उसने, बिजनेस ट्रिप में या कोई और की उसने, उसको बाहर से पेमेंट मिली, इस तरह के काम की जो काम उसने इंडिया में नहीं किया था। नॉट अराइजिंग फ्रॉम एनी बिजनेस और एनीथिंग डन इन इंडिया। अगर इंडिया में हो तो वो एक्सपोर्ट हो गया ना बेसिकली। अगर इंडिया में नहीं किया, बाहर गया था वो, उसने कोई काम वहां किया, उसकी उसको पेमेंट मिली, जहाँ उसको कोई ऑनरेरियम मिला या गिफ्ट मिला, जहाँ उसने जब सेटलमेंट में कोई लॉफुल ऑब्लिगेशन सी, कोई पर्सन नॉट रेजिडेंट जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं था, जहाँ वो विजिट इंडिया में आया, उसके साथ किसी तरह की कोई सेटलमेंट या ऑब्लिगेशन हुई, जो ऑनरेरियम मिला या गिफ्ट मिला उसको, किसी भी जगह वो बाहर जाता है जहाँ रिलेटिव से गिफ्ट मिला, इस तरह के आदमी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी आरएफसीडी अकाउंट खोल सकते हैं, फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोल सकते हैं। ये बेसिकली ओरिजिनली रेजिडेंट फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, जो बेसिकली रेजिडेंट्स हैं। जो आरएफसी पहले वाला किया था आरएफसी अकाउंट, वो रिटर्निंग एनआरआई और पीआईओ के लिए था। ये आरएफसी डी है जो डोमेस्टिक रेजिडेंट्स है, एक्चुअली रेजिडेंट्स हैं। और उसमें क्या क्रेडिट हो सकता है? जो अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड, जो ऑथराइज्ड पर्सन से ट्रेवल अब्रॉड करने के लिए लेके गया था, वो अनस्पेंट को फॉरेन एक्सचेंज बच गई, वो भी आरएफसी डी अकाउंट में क्रेडिट कर सकता है आदमी, क्योंकि वो बेसिकली ये टेम्परेरी फॉर्म में है। ये भी कि उसके पास आए फंड, इंस्टेंट के उसको इमीडिएटली उसके ऊपर प्रेशर नहीं है कि इमीडिएटली वो कन्वर्ट करवाए। तो ये नॉर्मल डोमेस्टिक जैसे एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट है ना, मोर और लेस उसी तरह का है। इसमें कोई डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड जाए, जो पहले एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स 2014 में आए थे, उस स्कीम में अगर कोई उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी कन्वर्शन हुई है शेयर की, जहाँ कोई अर्निंग, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी से उसकी सरेंडर वैल्यू आई है, इस तरह का जो पैसा है, कोई जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो अपने आरएफसी डी अकाउंट में रख सकता है। लेकिन जस्ट लाइक दिस इज जस्ट लाइक ईएफसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट,
इस पैसे को भी करंट की फॉर्म में ही रखा जा सकता है। ये भी कैलेंडर मंथ में जितना पैसा इकट्ठा हुआ नेक्स्ट मंथ से के खत्म होने से पहले पहले उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, या कन्वर्ट कराना पड़ेगा, या उस बंदे का स्टेटस फिर चेंज हो जाता है तो एनआरई या एफसीआरबी अकाउंट में भी चेंज ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ईएफसी और एफसीआर सॉरी ईएफसी अकाउंट और एफसीडी अकाउंट में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, हमने देखा। अब बात करते हैं हम एनआरई अकाउंट, जो थोड़ा डिफरेंट अकाउंट है। एनआरई अकाउंट रुपीज में खुलता है। एनआरआई का होता है, जब पीआईओ का होता है वो खोल सकते हैं। एनआरआई जब पीआईओ जो है बैंकों के साथ जो अकाउंट खोलते हैं इंडियन करेंसी में, उसे एनआरई अकाउंट बोला जाता है। जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सेविंग, करंट, आरडी और एफडी, किसी भी फॉर्म में खोला जा सकता है। टू और मोर एनआरआई ज्वाइंटली भी खोल सकते हैं, फॉर्मर सर्वाइवर के बेसिस पे भी खोल सकते हैं डोमेस्टिक रेजिडेंट के साथ, लेकिन लाइफ टाइम के समय रेजिडेंट है जो पावर अटॉर्नी होल्डर के तौर पे ही काम कर सकता है। अदरवाइज फॉर्मर है जो जो मेन वो एनआरआई ही रहेगा। इसमें क्रेडिटर कौन से हो सकते हैं? इनवर्ड रेमिटेंसेज, इंटरेस्ट अक्रूइंग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर फ्रॉम किसी दूसरे अकाउंट से, ये क्रेडिट्स इसमें हो सकते हैं। बेसिकली ये कह लो, बेसिकली मेन फंडा इसका क्या है कि बाहर से जो फंड जाएंगे वही इसमें जमा होते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस या इंटरेस्ट इसके ऊपर आया या इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या किसी दूसरे एनआरई या एफसीआरबी से, क्योंकि दूसरे एनआरई या एफसीआरबी में भी तो बाहर से आए थे, उसमें से इसमें ट्रांसफर हो सके। या कोई इन्वेस्टमेंट अगर इस फंड से एफसीएनआर से बी से या एनआरई से पहले इन्वेस्टमेंट करी, बाद में उसकी मेच्योरिटी आ गई, तो भी वो वापस एनआरई अकाउंट में क्रेडिट की जा सकती है। इसमें डेबिट्स क्या अलाउड है? लोकल डिस्बर्समेंट, लोकल खर्चों के लिए डेबिट्स अलाउड है। दूसरे एनआरई या एफसीआरबी अकाउंट्स में भी ट्रांसफर अलाउड है। इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में अलाउड है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिपेट्रिएशन फ्रीली अलाउड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपेट्रिएशन फ्रीली अलाउड है। करंट इनकम है जो ये इंपॉर्टेंट है, रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट वगैरह will be construed as permissible credit to NRE account, provided the authorized dealer is satisfied that the credit represents current income of the NRI PIO account holder and income tax thereon has been deducted, paid, provided for as the case may be। देखो जो उसकी एनआरआई है उसकी जो करंट इनकम है, कोई रेंट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, पेंशन आ रही है, इंटरेस्ट आ रही है, वो उसको भी परमिसिबल क्रेडिट में माना गया है, प्रोवाइडेड authorized dealer is satisfied that credit represents current income and income tax thereon has been deducted, paid and provided for as the case may be। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर authorized dealer satisfied है कि वो क्रेडिट्स करंट इनकम है, उसके इनकम टैक्स उसके ऊपर पे कर दिया गया है, तो उस अमाउंट को वो इसमें क्रेडिट की परमिशन दे सकता है। इसमें ऑथराइज्ड डीलर या बैंक है, लोन भी अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ फंड हेल्ड इन एनआरई अकाउंट्स लोन दे सकते हैं, थर्ड पार्टी को भी दे सकते हैं बिना किसी लिमिट के, सब्जेक्ट टू यूजुअल मार्जिन रिक्वायरमेंट जो बैंक की है, तो इसके ऊपर लोन भी दिया जा सकता है। जब कोई इमीडिएटली वापस कोई एनआरआई या पीआईओ वापस आ जाता है, फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट और चेंज रेजिडेंशियल स्टेटस उसका चेंज हो जाता है, तो इस तरह के जो बैलेंस है, इसको बैलेंस को उसकी इच्छा के हिसाब से या तो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है आदमी, क्योंकि एनआरई को कन्वर्ट क्यों करे, कन्वर्शन को पैसा तो लगेगा क्योंकि एनआरई अकाउंट रुपी अकाउंट है, लेकिन वो आरएफसी में रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में उसको परमिसिबल है, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़ा था कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट कौन कौन रख सकते हैं, जो बाहर से वापस आते हैं, उसमें से जो उस समय उसके एनआरई अकाउंट में या एफसीआरबी में पैसा पड़ा था उसको वो आरएफसी अकाउंट में कर सकता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करता रहेगा। सेविंग भी खोल सकता है, आरडी भी, करंट भी, किसी तरह का भी अकाउंट खोल सकता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसमें जो इनकम है, इंटरेस्ट है, वो दैट इज फ्री फ्रॉम इंडियन इनकम टैक्स। ठीक है, सिमिलरली बैलेंसेज वेल्थ टैक्स से भी फ्री है, कोई टीडीएस इसके ऊपर इसलिए नहीं करता। अब बात करते हैं हम एनआरओ अकाउंट की। एनआरओ अकाउंट क्या है? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। जब कोई आदमी बाहर रह रहा है, एनआरओ अकाउंट बोनाफाइड ट्रांजैक्शन जो पुट थ्रू करने के लिए इंडियन रुपीज में खोल सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सेविंग भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, आरडी भी हो सकता है, एफडी भी हो सकता है।
ज्वाइंट भी हो सकता है फॉर्मर सर्वाइवर पे। एनआरआई एंड पीआईओ में होल्ड एनआरओ अकाउंट ज्वाइंटली विद अदर एनआरआई पीआईओ के साथ भी खोल सकते हैं। ठीक है। अकाउंट कैन बी डेबिटेड फॉर द पर्पज ऑफ लोकल पेमेंट्स, ट्रांसफर टू अदर एनआरओ अकाउंट्स और remittance of current income abroad. Apart from these, balances in NRO account cannot be repatriated abroad. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिपेट्रिएशन फ्रीली अलाउड नहीं है। एनआरआई या पीआईओ है, हमने कल के सेशन में पढ़ा था कि एक साल में 1 मिलियन US डॉलर, 10 लाख US डॉलर, 1 मिलियन US डॉलर पर एनम डोमेस्टिक एनआरओ अकाउंट में से पर एनम रिपेट्रिएट कर सकते हैं। सो फंड कैन बी ट्रांसफर टू एनआरई अकाउंट, एनआरई अकाउंट में भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं एनआरओ से विद इन दैट 1 मिलियन US डॉलर फैसिलिटी। जो 1 मिलियन की फैसिलिटी है उसको या तो बाहर ले जाए बंदा एनआरई या पीआईओ एनआरओ अकाउंट से, जब 1 मिलियन USD हर साल वो अपने एनआरओ अकाउंट से एनआरई में ट्रांसफर कर सकता है। क्योंकि एनआरओ अकाउंट बेसिकली डोमेस्टिक अकाउंट की तरह है, उसके ऊपर टीडीएस भी 30% कटता है, उसकी इनकम भी टैक्सेबल है। इसलिए उसकी इच्छा रहेगी कि मैक्सिमम पैसा वो एनआरओ को एनआरई में करे, इसलिए वो 1 मिलियन या 10 लाख US डॉलर पर एनम एनआरओ में से एनआरई अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है, पर एनम या रिपेट्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं, एक अकाउंट होता है SNRR, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। ये कौन खोल सकता है? स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट जो आदमी बाहर रहता है, बाहर का है, इंडियन नहीं है, लेकिन उसका कोई बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट खोल सकता है किसी भी ऑथराइज्ड डीलर के पास। तो कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करेगा, कहने का वो करंट अकाउंट के फॉर्म में होगा, अकाउंट खोल सकता है, क्योंकि उसको लोकल ट्रांजेक्शन के लिए फंड अकाउंट की जरूरत होती है। इस तरह की जो बैलेंस है रिपेट्रिएशन फ्रीली हो सकती है। कोई पैसे बाहर से आए, उसी से खाता खुला, तो पूरा वापसी पे जब उसका काम पूरा हो गया तो अपने पैसे वो रिपेट्रिएट करके वापस लेके जा सकता है। लेकिन किसी एनआरओ अकाउंट से इसमें फंड ट्रांसफर होने प्रोहिबिटेड है। उसकी बिजनेस सीट आ सकती है, जो उसका जब बाहर से पैसा आएगा, जो लोकल इंटरेस्ट है उसका, जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसका इंडिया में, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए उसको बेसिकली ये अकाउंट खोलने की परमिशन दी गई है। करंट अकाउंट होगा, इसमें एनआरओ से, उसके अपने एनआरओ अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं होगी। अब बात करते हैं दो तीन आरबीआई की क्लैरिफिकेशन की गाइडलाइन आई हुई है इन इश्यूज के ऊपर। एक तो रिपेट्रिएशन ऑफ इनकम एंड सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स हेल्ड अब्रॉड बाय एनआरआई हु हैव रिटर्न टू इंडिया। वैसे तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आरबीआई की स्पेशल क्लैरिफिकेशन आई है, जो कि इंडिया में वापस आ गए परमानेंट सेटलमेंट के लिए या रिपेट्रिएशन के क्या गाइडलाइन है। जो एसेट्स उसने LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जो पैसा लेके गया था, उसमें से कोई इन्वेस्टमेंट की थी, जहां बंदा एनआरआई वापस आ गया परमानेंट सेटलमेंट के लिए, उसकी क्या, उसके बारे में आरबीआई ने कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। एक तो ये क्लैरिफिकेशन दी है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इज फ्री टू होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी or any IP situated outside India, immovable property situated outside India, if such currency, security or property was acquired, held or owned by such person when he was resident outside India or inherited from a person who was resident outside India। एक तो ये गाइडलाइन है कि जो इंडिया का रेजिडेंट है वो फ्रीली कोई फॉरेन करेंसी उसने इन्वेस्ट की थी अपने LRS फंड में से, या फॉरेन सिक्योरिटी उसने कमाई थी बाहर एक तरह से, या उसने जब रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था तब कमाई तब अर्न की थी, या तब उसने इनहेरिट की थी किसी बाहर के आदमी से, उस तरह के एसेट को इंडिया में बंदा वापस आ गया, इवन देन ही इज फ्री टू होल्ड सच टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी। A person resident in India may freely utilize all their eligible assets abroad। अगर उसके कोई रेजिडेंट बन गया बंदा, उसके एसेट्स अब्रॉड है, वो उसके ऊपर जो एसेट्स हैं या एसेट्स के ऊपर जो इनकम है उसको फ्रीली यूज कर सकता है। फर्दर इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री में ही कर सकता है, उसमें से रिजर्व बैंक की परमिशन नहीं है, प्रोवाइडेड द कॉस्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट रिसीव्ड देयरऑन आर मेट एक्सक्लूसिवली आउट ऑफ द फंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एलिजिबल एसेट्स हेल्ड बाय देम and the transaction is not in contravention to extent FEMA guidelines। FEMA की प्रोविजन के कंट्रावेन नहीं करती। So an investor can retain and reinvest the income earned on investment made under liberalized remittance scheme। ये बहुत जरूरी है। लिबरलाइज्ड बाहर के ही फंड नहीं, जो बाहर से अर्न किए, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो इंडिया से पैसा गया था, उसमें से जो इन्वेस्टमेंट की, उसकी जो इनकम है, उसको भी वो रिटेन कर सकता है एज सच। ठीक।
ये भी क्लैरिफिकेशन आई है आरबीआई की ओर से कि रेजिडेंट अकाउंट मेंटेन्ड बाय रेजिडेंट इन इंडिया ज्वाइंट होल्डर की लिबरलाइजेशन की है। जो इंडिविजुअल रेजिडेंट है वो नॉन रेजिडेंट को, एनआरए को ज्वाइंट होल्डर हर तरह के बैंक अकाउंट्स में आइदर सर्वाइवर बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन सच अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट अकाउंट फॉर ऑल पर्पजेज एंड ऑल रेगुलेशन। ये डोमेस्टिक अकाउंट्स की बात कर रहा है कि एनआरए को ज्वाइंट होल्डर बना सकते हैं आइदर सर्वाइवर में भी, लेकिन सच इस तरह के अकाउंट को फॉर ऑल पर्पजेज डोमेस्टिक अकाउंट माना जाएगा। कोई उसके ऊपर सेपरेट टैक्स ट्रीटमेंट या सेपरेट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसी ड्यू टू इवेंचुअलिटी एनआरआई अकाउंट उसका मालिक बन जाता है, यानी आइदर सर्वाइवर था या फॉरेन सर्वाइवर था, डोमेस्टिक जो इंडियन रेजिडेंट था उसकी डेथ होगी तो उसका मालिक वो सर्वाइवर के तौर पे नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। इस तरह के अकाउंट को एनआरओ अकाउंट का दर्जा दे दिया जाएगा एज पर एक्सटेंड गाइडलाइन उस डेट से जिस डेट को वो उसका मालिक बन गया। उसके बाद फिर एनआरओ वाली गाइडलाइन लगेगी। एनआरओ से हर साल वो $1 मिलियन हर साल लेके जा सकता है। लोकल यूज के लिए एनआरओ अकाउंट यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर 30% टीडीएस तब तक कटता रहेगा। अब बात करते हैं हम लेटर ऑफ क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर ऑफ क्रेडिट। मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट काफी सारे साथियों को, ये इन्होंने फॉरेक्स में स्पेशली या बड़े लोन में काम नहीं किया, उनको ये हिचक होती है, झिझक है यार लेटर ऑफ क्रेडिट ये हमारे बस का होगी, हम इसको तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट सी बॉल गेम है, डिफरेंट टर्म है, ये हमें समझ नहीं आएगी। बहुत सारे साथी ये मान लेते हैं। आज मैं चाहूंगा कि सबको ये लेटर ऑफ क्रेडिट की समझ आ जाए क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट। बेसिकली डिटेल में हम चर्चा करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट कौन देता है इसकी बात बाद में करते हैं। पहले मान लो कोई बिजनेस करा किसी ने, हमने फॉरेन से यूएस से कोई चीज मंगवाई या बाहर फॉरेन कंट्री से कोई चीज मंगवाई, तो हमारी क्या इच्छा रहेगी? जो इंडियन बंदा है जो इम्पोर्टर है उसकी इच्छा क्या रहेगी? उसको सबसे कन्वीनियंट क्या होगा कि उसको चीज पहले आ जाए, पैसा बाद में देना पड़े। ही विल बी हैप्पी। ठीक है। लेकिन जो यूएस का एक्सपोर्टर है उसकी इच्छा क्या रहेगी कि वो माल बाद में भेजे, एक्सपोर्ट बाद में करे, पैसा उसको पहले मिल जाए। सो जो एक्सपोर्टर है उसकी तो इच्छा रहेगी पैसा उसको पहले मिल जाए, माल बाद में भेजना पड़े, शिपमेंट बाद में भेजनी पड़े। जो इंडियन आदमी है, इम्पोर्टर है, उसकी इच्छा रहेगी कि मेरे को माल पहले मिल जाए, स्टॉक पहले मिल जाए, मैं पैसा बाद में भेजूं। नॉट ओनली एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक में भी एलसी का प्रोविजन डोमेस्टिक में भी सेम चीज है। कोई जो सप्लायर है वो कहेगा जी मेरे को पहले पैसे दे दो, जो परचेजर है वो कहेगा जी मेरे पास पहले स्टॉक आ जाए। सो डेडलॉक हट गया। बेसिकली दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट है, दोनों के इंटरेस्ट क्लैश हो गए। इस इंटरेस्ट के क्लैश को दूर करने के लिए एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया। उस मैकेनिज्म का नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट की एक चिट्ठी, लेटर। चिट्ठी क्या है? बेसिकली वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? जो इम्पोर्टर है या बायर है उसका बैंक एक चिट्ठी दे देता है, एक लेटर दे देता है। वो लेटर चला जाता है एक्सपोर्टर के पास उसके बैंक के थ्रू। जो इम्पोर्टर है वो अपने बैंक के पास जाता है। ठीक है। वो उसका बैंक फिर एक लेटर दे देता है, एक्सपोर्टर के बैंक को भेज देता है, एक्सपोर्टर का बैंक उसे एडवाइज कर देता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि भी अगर आप ये डॉक्यूमेंट दे दोगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगी, मैं पेमेंट दूंगा, इम्पोर्टर कहीं भी रहे मैं पेमेंट की गारंटी देता हूँ। उस चिट्ठी में ये लिखा होता है, कंडीशनें भी लिखी होती हैं उस चिट्ठी में, उस लेटर में, जिसका नाम लेटर ऑफ क्रेडिट है। उसमें लिखा होता है कि ये कंडीशन पूरी करने पे आपको पेमेंट अश्योर्ड है। सो जो इम्पोर्टर का बैंक बोलेगा, किसको बोलेगा? एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर को डायरेक्ट नहीं बोलता, उसके बैंक को बोलता है, उसका बैंक उसे बताता है। तो उसको ये एश्योरेंस होती है एक्सपोर्टर को भी, जब मैं शिपमेंट कर दूंगा उसके लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स उसको दे दूंगा तो मेरे को पेमेंट अश्योर्ड है। सो वो भी अपने आराम से शिपमेंट कर देता है। वो शिपमेंट कर देता है, इधर इंपोर्टर को भी फैसिलिटेट हो जाता है कि बिना पेमेंट किए उसको उसके बैंक के द्वारा दी गई चिट्ठी, उसके बैंक के द्वारा दी गई लेटर के बेसिस पे वो परचेज कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। सो इस तरह का मैकेनिज्म जो डिवाइस किया गया, वो जो लेटर इशू करता है उस लेटर का नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये सिंपल सा बात बताइए आपको। अब इसको लेटर ऑफ क्रेडिट की डिफरेंट इम्प्लीकेशन डिफरेंट है, वो भी डिटेल में करते हैं हम। सो लेटर ऑफ क्रेडिट है क्या? जो जैसे हमने अभी चर्चा की,
undertaking by a bank to make payment to seller on production of prescribed documents as stipulated in the letter of credit. लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर वो लिखा होता है ये डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। सेलर ने बस इतना इंश्योर करना है कि जो डॉक्यूमेंट उसमें लिखे हुए हैं वो डॉक्यूमेंट सारे वो अपने बैंक को दे देता है, वो इसको अपने इंपोर्टर के पास देने अल्टीमेटली देने के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। एग्जाम में ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट के डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है मेरे ख्याल में, अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुन ली है, शायद लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये तो आगे से नहीं भूलोगे। अब बात आती है इरिवोकेबल लेटर ऑफ अनरिवोकेबल। देखो जब बैंक इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट, रिवोकेबल भी हो सकता है इरिवोकेबल भी। रिवोकेबल का मतलब वो रिवोक कर सकता है, बैंक किसी भी समय उसकी किसी कंडीशन को चेंज कर सकता है। वो तो बेसिकली उसका फिर बेनिफिशियरी है जो जिसके पास गया है लेटर ऑफ क्रेडिट, उसको कोई फायदा ना हुआ। जो इंपोर्टर के कहने पे वो कभी भी उसको रिवोक कर देगा, कह देगा नहीं मैं जिम्मेवार नहीं। इसलिए बेसिकली रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट किसी काम का नहीं होता। इरिवोकेबल होता है कैन नॉट, जो एलसी कैन नॉट बी कैंसिल्ड और मॉडिफाइड विदाउट द कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी। सेलर की कंसेंट के बगैर उसकी कोई टर्म चेंज नहीं हो सकती, उसको इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। सो ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफ द इशूर या बैंक। सो इंपोर्टर के बैंक की एब्सोल्यूट लायबिलिटी को दिखाता है इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कैंसिल किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है एट द कस्टमर रिक्वेस्ट विदाउट द एग्रीमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेनिफिशियरी। बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। प्रैक्टिकली रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह से कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रखता, बेसिकली कोई लेगा ही नहीं लेटर इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टैंड बाई एलसी होती है। स्टैंड बाई एलसी मोर और लेस जस्ट लाइक गारंटी, एसवीएलसी बोलते हैं, स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट एसवीएलसी भी बोल देते हैं। फ्लेक्सिबल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी है सेलर और बायर को मिलती है। बैंक ऑनर करेगा एलसी जब बायर फेल हो जाता है अपनी लायबिलिटी फुलफिल करने में पेमेंट की। बेसिकली जस्ट लाइक लेटर ऑफ गारंटी होती है। कन्फर्म्ड एलसी क्या होती है, देखिए जब इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट भेज देता है, अगर वो कई बार उसको कहता है कि जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो कस्टमर को इन्फॉर्म कर देता है कि इंडिया के इस बैंक की एलसी आई है। अगर वो बैंक, उसका बैंक, एक्सपोर्टर का बैंक अपनी कंफर्मेशन लगा दे कि उस बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या इंडिया के बैंक की मैं गारंटी लेता हूँ, तो उस बैंक को कन्फर्मिंग बैंक बोलते हैं। उस तरह के एलसी को कन्फर्म्ड एलसी बोला जाता है। सो इन एडिशन टू गारंटी ऑफ एलसी इशूइंग बैंक, दिस एलसी कन्फर्म्ड एलसी सेलर के बैंक के अलावा सेलर के बैंक के द्वारा या किसी और बैंक द्वारा कन्फर्म की हुई होती है। या तो सेलर का बैंक कर देता है उसको कन्फर्म, या कोई और थर्ड बैंक भी कर सकता है। उसको कन्फर्म एलसी बोलते हैं। उस बैंक को कन्फर्मिंग बैंक बोलते हैं जो कन्फर्म करता है बाहर के बैंक के इशू किए हुए लेटर ऑफ क्रेडिट को। वो जो कन्फर्म करता है, जिसके ऊपर अपनी गारंटी दे देता है, उसके बाद फिर उसकी भी जिम्मेवारी उतनी ही बन जाती है कन्फर्मिंग बैंक की जितनी इशूइंग बैंक की थी, इंपोर्टर के बैंक की थी। अनकन्फर्म एलसी जो कन्फर्म नहीं है। अब आती है बात है ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी क्या होता है, जब एलसी, कई बार क्या होता है एलसी में लिखा हुआ होता है कि पार्ट ऑफ दिस लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी असाइंड इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन। नॉर्मली उस केस में होता है जब सेलर खुद मैन्युफैक्चरर नहीं होता, दूसरों से लेता है माल, वो ट्रेडर है या आधी चीज वो किसी दूसरे से लेता है। सो पार्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट वो दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करवाता है। इससे नया एलसी इशू करने की, सेवरल एलसी इशू करने के बजाय एक ही एलसी इशू करनी थी उसने, वो एलसी सेलर को असाइन कर देता है। सेलर को इनेबल करता है कि पार्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट किसी दूसरी पार्टी को असाइन कर सकता है। इस तरह के एलसी को ट्रांसफरेबल एलसी बोलते हैं, जो ट्रांसफर का जिसमें प्रोविजन होता है। एक थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। ट्रांसफरेबल में तो जब सेलर सोल मैन्युफैक्चर नहीं है, सम पार्ट दूसरी पार्टियों से लेता है, ठीक है, पार्ट ऑफ एलसी ट्रांसफर करता है। एक होती है बैक टू बैक एलसी, वो तो ट्रांसफर हो जाती है ट्रांसफरेबल एलसी एज सच, वही एलसी। बैक टू बैक एलसी में जो एलसी इंपोर्टर ने इशू करके भेजी, करवा के भेजी अपने बैंक से एक्सपोर्टर के बैंक के पास, एक्सपोर्टर उस एलसी के बिहाफ पे, उस एलसी की सिक्योरिटी के पर, उस एलसी के बेसिस पे एक और एलसी इशू कर सकता है अपने सप्लायर, क्योंकि वो उसके भी तो सप्लायर होते हैं ना, जिससे वो रॉ मटेरियल लेगा स्टॉक एक्सपोर्ट करने के लिए, बनाने के लिए।
तो उस एलसी की गारंटी के ऊपर जो फर्दर एलसी होती है उसको बैक टू बैक एलसी बोलते हैं। इस तरह की एलसी जो एक सिक्योरिटी के ऊपर हमारी एलसी, मतलब इंडिया से कोई एलसी इशू की, उसके बेसिस पे आगे उसने फर्दर बैक टू बैक एलसी इशू की, उस एलसी की सिक्योरिटी के ऊपर अनदर एलसी खोल दी गई, तो उस तरह के एलसी को बैक टू बैक एलसी बोला जाता है। एक होती है पेमेंट और साइट एलसी। पेमेंट पेमेंट जो साइट एलसी होती है, पेमेंट एट साइट, वो डॉक्यूमेंट्स देते ही उसको पेमेंट मिल जाती है। जैसे ही जो एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट देगा उसको पेमेंट मिल जाएगी, तो जहाँ उसको पेमेंट इमीडिएटली मिल जाती है। एक होती है डेफर्ड एलसी और ड्यूसेंस एलसी। इसमें पेमेंट सेलर को डॉक्यूमेंट सबमिट करने पे इमीडिएटली नहीं मिलती, इंस्टेड कुछ लेटर पीरियड होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में डिफाइन किया होता है, उस पीरियड के बाद मिलती है। नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, गुड्स रिसीव हो जाती है बायर के पास, उसके बाद वो बेच के उस पैसे को बेच के वो एलसी रिटायर करता है, पेमेंट करता है नॉर्मली। लेकिन इस तरह की पेमेंट को न्यूसेंस एलसी या डेफर्ड पेमेंट एलसी कहते हैं। लेकिन इस तरह के एलसी को जो एक्सपोर्टर है वो अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, बैंक से पेमेंट ले लेता है ड्यू डेट पे। बैंक जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो इम्पोर्टर के बैंक से पेमेंट ले लेता है, प्रैक्टिकली यही चलता है। एक होता है रेड क्लाज एलसी। रेड क्लाज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जब सेलर रिक्वेस्ट करता है कि उसको एडवांस दे दो भैया इम्पोर्टर को कुछ, नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ पैकिंग क्रेडिट, एडवांस की प्रोविजन होता है जहाँ पे वो रेड क्लाज में लिखा होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता था पहले, वैसे आजकल तो हर चीज टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, लेकिन फिर भी उस लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर रेड क्लाज में, रेड कलर में, ये रेड इंक में ये क्लाज लिखी होती थी एडवांस पेमेंट की। इस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट जिसमें एडवांस पेमेंट की शिपमेंट करने से पहले उस बंदे को एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर है उसको भी कुछ पेमेंट, सेलर है या एक्सपोर्टर है उसको कुछ एडवांस मिल जाए, जब इम्पोर्टर ये लिखवा के भेज देता है अपने बैंक से, उस तरह के एलसी को, उसमें जो क्लाज होती है, इस तरह की क्लाज रेड इंक में लिखी होती है, इस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट को रेड क्लाज लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। सो रेड ऑफ क्लाज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जिसमें एडवांस देने का प्रोविजन हो शिपमेंट से पहले। ठीक है। एक होता है ग्रीन क्लाज लेटर ऑफ क्रेडिट। ग्रीन क्लाज होता है थोड़ा सा रेड क्लाज से ऊपर चला जाता है, जिसमें एडवांस फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस इन एडिशन टू प्री शिपमेंट एडवांस देने का प्रोविजन हो, सो उसे ग्रीन क्लाज लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। बस आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रख लीजिए, बहुत है। इसकी ज्यादा, कई मेरे यूजर मैंने देखा है इतना ज्यादा घुस जाते हैं अंदर। जैसे कल एक यूजर ने, मैंने देखा, क्वेश्चन पूछा पीपीएफ का भी, 2 साल का, पहले साल 500 पेनल्टी लगी, दूसरे साल की भी 500, जो सबसे पहले वाले थी उसकी हर साल 50 लगेगी, या कैलकुलेशन 1100 लगेगा, 1150 लगेगा। मैंने उसका आंसर तो वहां दे दिया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है भी इतनी मतलब अंदर मत घुसिए आप, इसको अंदर इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कीजिए। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ये क्या होता है बेसिकली, जब बार बार रिपीटेडली एक आदमी परचेज करता है एक ही आदमी से, तो उसे मान लीजिए 1 लाख यूएस डॉलर की दे दी, 10,000 का स्टॉक आ गया, उसने पेमेंट कर दी, रिटायर कर दिया, तो जैसे जितना रिटायर हुआ उतने की वो रीस्टेट हो जाता है, उतने का दोबारा फिर रजिस्ट्री इशू हो सकती है। सो स्पेसिफाइड अमाउंट तक अगेन एंड अगेन रीस्टेट होती रहती है। तो इस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट को रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। दिस इज जस्ट लाइक कैश क्रेडिट। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड एलसी। रिस्ट्रिक्टेड एलसी क्या होता है? जहां पे एक स्पेसिफिक बैंक को पे करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए या नेगोशिएट करने के लिए एलसी डेजिग्नेट किया गया हो, उस तरह के एलसी को रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि एक बैंक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यही बैंक इसकी डिस्काउंटिंग करेगा। विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स क्या होता है एलसी? विद रिकोर्स होता है नेगोशिएटिंग बैंक पेमेंट कर देता है, ठीक है, लेकिन वो एक्सपोर्टर लायबल होगा अगर डिफॉल्ट हो गया, अगर वो पैसा इंपोर्टर से ड्यू टू वन और दी अदर रीजन नहीं मिल पाया, तो उस तरह के एलसी को विद रिकोर्स बोलते हैं। विदाउट रिकोर्स, जब नेगोशिएटिंग बैंक का एक्सपोर्टर के ऊपर कोई रिकोर्स नहीं है, सो विदाउट रिकोर्स एलसी की जब डिस्काउंटिंग करेगा, वो अपने इंपोर्टर के बैंक से अच्छी तरह उसको कंफर्म करके कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसके बाद करता है। सो विदाउट रिकोर्स में
उसका एक्सपोर्टर के ऊपर कोई रिकोर्स नहीं होता। विद रिकोर्स में एक्सपोर्टर के ऊपर भी रिकोर्स होता है। डीए एंड डीपीएलसी हमने पहले की, अभी थोड़ा देर पहले किया। डीए या जूसेंस एलसी वो होती है जिसमें कुछ पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद पेमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन पेमेंट उस पीरियड के निकलने के बाद मिलते हैं। एक्सेप्टेंस के ऊपर डॉक्यूमेंट उसको मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट मिल गए इंपोर्टर को, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो डिलीवरी ले लेता है, लेकिन पेमेंट उसको कुछ टाइम के बाद मिलती है एक्सपोर्टर को। वो एक्सपोर्टर की इच्छा है, वैसे एक्सपोर्टर नॉर्मली इस तरह के केसेज में अपने बैंक से उसको डिस्काउंट करवा लेता है। डीपीएलसी में पेमेंट इज मेड अगेंस्ट दी डॉक्यूमेंट्स ऑन प्रेजेंटेशन। जैसे ही डॉक्यूमेंट उसको प्रेजेंट करता है उसको पेमेंट इमीडिएटली, जो इंपोर्टर है डॉक्यूमेंट लेते ही साइमल्टेनियसली उसको पेमेंट करनी पड़ती है। इस तरह के एलसी को डीपीएलसी बोला जाता है। पार्टीज लेटर ऑफ क्रेडिट की क्या कौन कौन पार्टीज होती हैं? सबसे पहला तो एप्लीकेंट होता है, या ओपनर बोलते हैं। जो इंपोर्टर या वायर ऑफ गुड्स जिसके भी पे एलसी इशू किया जाता है उसे बोलते हैं एप्लीकेंट या ओपनर। फिर होता है इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक कौन सा होता है? जो एलसी को इशू करता है, इंपोर्टर का या बायर का बैंक, उसे इशूइंग बैंक बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पार्टी होती है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होता है? सेलर या एक्सपोर्टर बाहर का, जिसके फेवर में एलसी इशू की जाती है, जिसकी बेनिफिट के लिए कह लो, उसको याद रखने के लिए कि उसको बेनिफिट हो रहा है इस एलसी का, बेनिफिट वो ले रहा है पैसे का, वो उसको बेनिफिशियरी बोला जाता है। जो इम्पोर्ट कर रहा है वो तो एप्लीकेंट है, उसकी एप्लीकेशन दी, उसने उसका दरखास्त दी, एप्लीकेशन दी, उसकी एप्लीकेशन देने के बाद इशू किया इशूइंग बैंक ने बेनिफिशियरी की फेवर में। एडवाइजिंग बैंक कौन सा होता है? जो एडवाइज करता है एलसी को, सर्टिफाई करता है उसकी ऑथेंटिसिटी बेनिफिशियरी को। बेनिफिशियरी को बताता है कि ये एलसी आई है पीएनबी से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। नॉर्मली कौन होता है? ये जनरली बैंक ऑपरेटिंग इन द कंट्री ऑफ द बेनिफिशियरी ही होता है, वो एडवाइज करता है। उस बैंक को एडवाइजिंग बैंक बोलते हैं, जो एडवाइज करता है कि ये एलसीआई है भैया, उसकी जस्ट इंफॉर्मेशन देता है जो बैंक, उस बैंक को एडवाइजिंग बैंक बोलते हैं। वो सिर्फ ऑथेंटिसिटी सर्टिफाई करता है एलसी की, कि एलसी ऑथेंटिक है, क्योंकि एलसी उसने अपने क्योंकि उसके पास बैंक से गई है। कन्फर्मिंग बैंक जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया, कि जो अपनी गारंटी ऐड कर देता है एलसी के ऊपर, अंडरटेक करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट की, इन एडिशन टू दैट ऑफ इशूइंग बैंक, उस बैंक को कन्फर्मिंग बैंक बोलते हैं। एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है, दूसरा कोई और बैंक भी हो सकता है। नॉर्मली बैंक जो बेनिफिशियरी की कंट्री में होता है वही अपनी गारंटी ऐड करता है। नॉर्मली इशूइंग बैंक के बिहेस्ट पे होती है। नॉर्मली इशूइंग बैंक का उसके साथ कोई टाई अप होता है, अरेंजमेंट होता है, कॉरस्पॉन्डेंट बैंक होता है, वो नॉर्मली कन्फर्मिंग बैंक का रोल प्ले करता है। नॉमिनेटेड बैंक क्या होता है? नॉमिनेटेड बैंक होता है एक्सपोर्टर के देश में, एक्सपोर्टर की कंट्री में, जिसको इशूइंग बैंक ने लिखा है कि ये रिसीव करेगा। जैसे पहले पीछे किया था ना हमने रिस्ट्रिक्टेड एलसी, जिसमें लिख दिया था कि ये बैंक रिस्ट्रिक्टेड होगा, सिर्फ यही बैंक के थ्रू नेगोशिएट होगा। तो इस तरह का बैंक, उसको नॉमिनेटेड बैंक बोला जाता है, जिस बैंक का नाम लिखा हुआ है कि वो बैंक पेमेंट करेगा, डॉक्यूमेंट रिसीव करके नेगोशिएट करेगा। रीइंबर्सिंग बैंक कौन सा होता है? वो बैंक जो ऑथोराइज किया जाता है टू ऑनर द रीइंबर्समेंट क्लेम मेड बाय द पेइंग, एक्सेप्टिंग और नेगोशिएटिंग बैंक। इट इज नॉर्मली द बैंक विच इशूइंग बैंक है, जिस नॉर्मली वो बैंक होता है जिसमें नोस्ट्रो अकाउंट इशूइंग बैंक का होता है। इशूइंग बैंक का नोस्ट्रो अकाउंट उसके पास है, उसको रीइंबर्सिंग बैंक का दर्जा दे दिया जाता है कि रीइंबर्स कर देना, जैसे उसने आपको डॉक्यूमेंट दिए तो आपने रीइंबर्स करके उसको पेमेंट दे देना। इस तरह के बैंक को रीइंबर्सिंग बैंक बोला जाता है। ट्रांसफरिंग बैंक क्या होता है? इन ट्रांसफरेबल एलसी फर्स्ट बेनिफिशियरी मे रिक्वेस्ट द नॉमिनेटेड बैंक टू ट्रांसफर द एलसी इन फेवर ऑफ वन और मोर सेकंड बेनिफिशियरी, सच ए बैंक इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग बैंक। जैसे पीछे हमने बात करी थी कि ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कौन सा होता है? जब किसी एक्सपोर्टर ने आगे स्टॉक किसी और डिफरेंट पार्टी से लेना है, वो चाहता है कि उस एलसी को ट्रांसफर कर दिया जाए डिफरेंट पार्टीज को, तो इस तरह के बैंक को ट्रांसफरिंग बैंक बोला जाता है, जो बैंक इस काम को अंजाम देता है, जो इस काम को पूरा करता है। अ, काफी हो गया साथियों, बाकी फिर करेंगे। मेरे को लगता है आज के लिए काफी है इतना ही। एक पीछे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हमने एआरसी की बात करी थी, एआरसी की वर्किंग के बारे में ब्रीफली मैं बताना चाहूंगा। एआरसी को जब बैंक का अपने एसेट बेचता है, दो तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है 100% कैश पे,
टेंडर निकाला, अभी हम फुल पेमेंट कैश आज ले लेंगे, बैंक ले लेगा एआरसी से, एआरसी उसको आउटराइटली परचेज करवा देता है। उसमें तो बैंक की बुक्स में अकाउंट क्लोज हो जाता है, इशू खत्म हो जाता है, अकाउंट खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं रहती। एक अकाउंट होता है जिसमें पार्शियल पेमेंट मिलती है, जिसमें मिनिमम जैसे 15% की रिक्वायरमेंट है स्टैट्यूटरी, उसके बाद लेकिन बैंक 15 पे आजकल कम कर रहे हैं, 25 पे या 50 पे, जो कितने भी परसेंटेज की कंडीशन रख देते हैं कि इसने परसेंट हमें एडवांस पैसा मिलना चाहिए कैश के फॉर्म में। तो जितना कैश मिल गया, मान लो 15 ही मिला, 15 मिला, फिर जो एसेट बेच दिया, एनपीए अकाउंट बेच दिया बैंक ने एआरसी को, 15 पैसे ले लिए, 15 तो पैसे मिल गए, 15% शेयर तो हो गया बेसिकली एआरसी का उस अकाउंट में। उसने एक सिक्योरिटी रिसीट इशू कर दी, वो सिक्योरिटी रिसीट बैंक के लोन से हटके और ट्रेजरी के पास चली जाती है, 85% शेयर फिर बैंक का रहता है। उसके बाद एआरसी उसमें रिकवरी के एफर्ट करती रहती है, रिकवरी करती है। जैसी वो रिकवरी करेगी, उस रिकवरी में से कुछ मैनेजमेंट फी लेके, मैनेजमेंट फी अपनी काट के जो डिफाइंड होती है, मैनेजमेंट फी काट के जो बाकी पैसा होता है रिकवरी का, उसको 15-85, 15 और 85 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सिक्योरिटी रिसीट को रिडीम कर दिया जाता है, पार्टली रिडीम होती रहती है। जैसे ही अगर पैसा ओवर आ जाए तो ओवर मिल जाएगा बैंकों को, 15 जो 85 रह गया था, 85 से ज्यादा भी मिल सकता है अगर पैसा ज्यादा रिकवरी हो जाए, अगर कम रिकवरी हो तो कम मिलता है। 5 साल नॉर्मली इसका पीरियड होता है। एआरसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 साल की एक्सटेंशन दे सकता है, 8 साल तक चल सकता है। 8 साल के बाद अगर रिकवरी नहीं होती तो पूरे पैसे को, अपने 15% शेयर को एआरसी भी राइट ऑफ कर देता है, बैंक भी प्रोवाइड कर देते हैं। बैंक बेसिकली क्या होता है, इस तरह के जो ट्रस्ट बोलते हैं, ये जो सिक्योरिटी शीट्स होती है, हर अकाउंट का उसकी हर साल रेटिंग होती है। रेटिंग के बेसिस पे जितनी जैसे जैसे रेटिंग होती है, रेटिंग के हिसाब से प्रोविजन कर लिया जाता है। तो 8 साल के बाद नॉर्मली पूरे का पूरा प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद बस अगर रिकवरी हो गई तो उसके बाद इनकम में आ जाएगा, नहीं तो पड़ा है। तो ये ब्रीफली इसकी एआरसी की वर्किंग थी। आज के लिए इतना ही, कल नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू।